यह एक सत्य घटना है। यह कहानी है अमर प्रेम की, त्याग की, बलिदान की, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग देने की। इस कहानी को आज तक हमारे इतिहासकारों ने काल की गर्त में दबा दिया था, जिसके कारण हमें हमारे पूर्वजों का स्वर्णिम इतिहास और बलिदान भी एक काल्पनिक घटना लगती है। आज हम उस कहानी को लेकर आपके सामने आए हैं। यह कहानी है राजस्थान की धरती की, जिसके कण कण से मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरों ने जन्म लिया, या कहे केसरिया रंग की रक्षा के लिए अवतार दिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक अमर प्रेम की गाथा, एक स्वर्ग की गाथा। यह कहानी राजा रतन सिंह और हाड़ा रानी की प्रेम कहानी है। एक थी लड़की दीवानी, प्यार की कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी, वो भी हंसने लगी थी, ये भी हंसने लगा था। दोनों समझे नहीं थे वो जो होने लगा था। आओ सुनाओ प्यार की कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। यह कहानी 16वीं शताब्दी की है। मेवाड़ों के राज्यों में से एक राज्य था सलूंगर। वहां का राजा चूड़ावत सरदार रावत रतन सिंह था। उस समय मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह प्रथम शासन कर रहे थे, जिनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। तब दिल्ली का बादशाह औरंगजेब था। औरंगजेब रूपनगर के राठौड़ राजा रूप सिंह की पुत्री चारुमती, जो रूप और गुणों में आदित्य थी पर बुरी नीयत रखता था, इस कारण उसने रूपनगर पर आक्रमण कर दिया। औरंगजेब राजपूतों की वीरता से भली भांति परिचित था, इसलिए वह स्वयं नहीं गया, बल्कि एक विशाल सेना भेजी। किंतु चारुमती ने स्वयं की विधर्मियों, अत्याचारी और आतताई से रक्षा के लिए और कोई उपाय न देखकर धर्म रक्षक महाराणा राज सिंह को विवाह का प्रस्ताव भेजा। महाराणा ने धर्म और शरणागत की रक्षा के लिए औरंगजेब से मुकाबला करने का निश्चय किया। यह तय किया कि एक और महाराणा रूपनगर की उस क्षत्रिय कुमारी से विवाह करने पहुंचेंगे तथा दूसरी ओर मेवाड़ की सेना रूपनगर आते हुए औरंगजेब को रोकेगी। चूड़ावत सरदार रावत रतन सिंह हाड़ी रानी से विवाह कर लौटा ही था कि उसे महाराणा राज सिंह की ओर से युद्ध के लिए निमंत्रण मिला। युद्ध औरंगजेब के विरुद्ध था। विवाह के तुरंत बाद ही रावत रतन सिंह, चूड़ावत और हाड़ी रानी के जीवन में यह घटना घटी थी। शादी को महज एक सप्ताह ही हुआ था। रावत और हाड़ी के विवाह के कंगन भी नहीं खुले थे
ना हाथों की मेहंदी छूटी थी और ना ही पैरों का अलका। इन्हीं दृश्यों को हमारे विद्यार्थियों द्वारा आपके सामने जीवंत किया गया है। सुबह का समय था। राजा रतन सिंह गहरी नींद में थे। रानी सज धज कर राजा को जगाने आई। महाराज उठिए, आपसे मिलने के लिए द्वार पर कोई दूत आया है। अरे शाब्दुल, तुम इतनी सुबह कैसे? महाराज, संकट की घड़ी आ गई है। महाराज मत कहो मुझे, तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुम मुझे मित्र कह सकते हो। और क्या संकट आ पड़ा है? सचमुच बहुत बड़े संकट की घड़ी है। क्या संकट की घड़ी है? कौन से दुश्मन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया है? सही कहा मित्र, दुश्मन ने ही तो मेवाड़ पर आक्रमण किया है। क्या? हाँ, और उस दुश्मन का नाम है औरंगजेब। क्या? औरंगजेब? हाँ मित्र, इसीलिए महाराणा राज सिंह ने आपके लिए संदेश भेजा है कि आप तुरंत अपनी सशस्त्र सेना लेकर के युद्ध के लिए प्रस्थान करें। ठीक है। और मेरे लिए कुछ आदेश महाराज? अब्दुल, जाकर कह दो महाराणा राज सिंह से, जब तक रतन सिंह और उसके सैनिकों के शरीर में प्राण है और उनके शरीर में रक्त का एक एक कतरा बाकी है, तब तक कोई भी दुश्मन मेवाड़ की धरती पर कदम नहीं रख सकता। हम भले ही संख्या में कम हैं, पर हम लाखों पे भारी हैं। आने दो औरंगजेब को, अब उसकी बारी है। मैं देश नहीं मिटने
नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा नंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। इस मिट्टी की मैं दर्द नहीं मिटने दूंगा, ये दर्द नहीं मिटने दूंगा, ये दर्द नहीं झुकने दूंगा। वो जितने तेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा, वो जितनी रात बढ़ाएंगे मैं उतने सूरज उगाऊंगा। चल पड़े दिया नहीं, चल पड़े दिया नहीं, दीप नहीं बुझने दूंगा। इस मिट्टी की मैं दर्द नहीं मिटने दूंगा, ये दर्द नहीं मिटने दूंगा, ये दर्द नहीं झुकने दूंगा। मैं दर्द नहीं मिटने दूंगा, ये दर्द नहीं मिटने दूंगा, ये दर्द नहीं झुकने दूंगा। इधर गुप्तचर ने राजा रतन सिंह को औरंगजेब से युद्ध करने की सूचना दी और उधर औरंगजेब ने अपनी सेना को मेवाड़ पर कूच करने का आदेश दिया। ना हमारे इरादे हैं अच्छे, ना हमारी नीयत है नेक, क्योंकि हम हैं औरंगजेब। इस मेवाड़ की पाक धरती को हम नापाक कर देंगे, पूरे देश में हिंदू की जगह मुसलमान भर देंगे। मेरे सैनिकों, जाओ मेवाड़ की ओर, कूच करो, वहाँ कत्लेआम मचा दो, काफिरों का सर कलम कर दो, वहाँ भी हम हमारा हरा झंडा फहरा देंगे। ना इरादे हैं अच्छे, ना मैं हूँ नेक, क्योंकि मैं हूँ औरंगजेब। मचा दूंगा कत्लेआम, बना दूंगा सबको गुलाम। وهو ملك الهند السلطان العظيم أورنغزيب عالمگیر. यह दूत क्यों आया था? महाराणा राजसिंह का संदेश लेकर। ऐसी कौन सी संकट आ गई है मेवाड़ पर जो इतनी प्रातः काल में उसे आना पड़ा? यानी बहुत बड़ा संकट है। औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया है और हमें उसकी सेना को मेवाड़ से पहले ही रोकना होगा। तो क्या महाराज आप भी युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे? यानी हम भी युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे, लेकिन मुझे आपकी चिंता हो रही है। महाराज आप मेरी चिंता ना करें, आप मेरे मन में अपने कर्तव्य को ना भूलें। आप पहले अपना राज्य धर्म निभाएं, देश की रक्षा सर्वोपरि है। महाराज आप प्रस्थान करें। रानी तिलक लगाकर
तलवार देती है और महाराज ने आग की उतारकर युद्ध के लिए भेज दी। महाराज के दिल में रानी के लिए प्रेम और मोह रहता है, जिसके कारण वह चाहते हैं कि यह वक्त यहीं पर थोड़ा सा रुक जाए और वो रानी से कुछ अपने मन की बातें बताई। अभी राजा की सेना कुछ ही दूर पहुंची थी कि महाराज एक दूत को रानी के पास भेजते हैं और उन्हें कहते हैं कि रानी को जाकर कहे कि वह चिंता न करे, महाराज जल्दी ही युद्ध से विजय होकर लौटेंगे। रानी उस दूत को वापस समझाकर महाराज के पास भेज देती है। इस प्रकार महाराज अगले दिन भी युद्ध क्षेत्र से दूत को भेजते हैं और महारानी को यह स्मरण दिलाते हैं कि वह चिंता न करें। युद्ध के तीसरे दिन एक बार फिर एक संदेशवाहक महारानी के पास राजा का पत्र लेकर पहुंचता है। रानी, मैं आपके लिए महाराजा रतन सिंह का संदेश लाया हूँ। उन्होंने आपके लिए यह पत्र भेजा है। क्या पत्र? रानी दूत से पत्र ले लेती हैं और उस पत्र को पढ़ने लगती हैं। पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं यहाँ युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों से लोहा ले रहा हूँ। मैंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। मैं अंगद के पैर की तरह यहाँ जम गया हूँ और दुश्मन की सेना को आगे बढ़ने नहीं दे रहा हूँ। यह सब तुम्हारे रक्षा कवच का ही प्रताप है और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस संदेश वाहक के साथ अपनी कोई प्रिय निशानी अवश्य भेजना, जिसे देखकर मैं अपने मन को हल्का कर सकूं और अधिक उत्साह के साथ युद्ध कर सकूं। महारानी सोच में पड़ गई। यदि युद्ध क्षेत्र में मेरे प्रीतम का मन मेरी यादों में ही खोया रहा तो फिर शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे? अगर उनकी आंखों के सामने मेरा ही चेहरा रहेगा तो वह शत्रु पर कैसे प्रहार करेंगे? इस तरह तो महाराज और मेवाड़ की विजय कैसे हो
मुझे ही कोई कठोर कदम उठाना होगा जिससे महाराज का मोह भंग हो जाए। और उनके मन में कई विचार आने लगे। तभी उनके मस्तिष्क में एक विचार आया। रानी ने दूत से कहा, हे वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे ले जाकर अपने महाराज को दे देना, किंतु ध्यान रखें कि इसे कोई और न देखे। इसे महाराज ही खोलकर देखे। साथ ही मेरा यह पत्र भी उन्हें दे देना। इतना कहकर रानी ने पत्र लिखकर दूत को दिया। पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बिना चिंता के अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं तो चली स्वर्ग, मैं वहाँ तुम्हारी राह देख रही हूँ। रानी अपने हाथों से अपना शीश काट लेती है। यह देखकर दूत के मुंह से चीख निकलती है और अश्रुधारा बहने लगती है। वह दूत रानी का कटा हुआ सिर स्वर्ण थाल में सजाकर और सुहाग की चुनरी से उसे ढककर दुखी मन के साथ युद्ध क्षेत्र की ओर चला जाता है। दूत महाराजा रतन सिंह के सामने रानी का शीश लेकर उपस्थित होता है। दूत, तुम रानी की निशानी लेकर आ गए और तुम इतना कांप क्यों रहे हो? दूत ने कांपते हुए हाथों से राजा की ओर थाल बढ़ा दी। राजा ने जैसे ही थाली पर से कपड़ा हटाया, उनकी आंखें फटी। वे रानी का शीश देखकर हताश हो गए। उनके मुख से सिर्फ इतना ही शब्द निकला, ओह रानी, मैं ये क्या कर डाला? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं भी तुम्हारे पास, पर उससे पहले मैं तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं मुगलों की सेना को यहाँ से हटा कर उनका मन क्रोध से भर गया। उन्होंने रानी के शीश की माला गले में धारण किया और युद्ध भूमि में शत्रुओं से युद्ध करने लगे। वह महाकाल का रूप बन गए थे और शत्रुओं के सेना पर काल के रूप में टूट पड़े थे। उन्होंने शत्रुओं की सेना को गाजर मूल की तरह काटना शुरू कर दिया।
सिपाही और विकराल रूप देखकर शत्रुओं की सेना में भय का संचार हो गया। अधिकांश सिपाही राजा के हाथों मारे गए और कुछ बचे हुए सिपाही राजा का रौद्र रूप देखकर युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गए और राजा रतन सिंह की विजय हुई। मेवाड़ पुनः एक बार विजय हुआ। इसके पश्चात राजा ने युद्ध क्षेत्र में ही अपनी ही तलवार से अपना शीश